नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल और एशियन मार्केट से, और इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और ट्रेडिंग के लिए आज कहां मौके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ढेर सारे नतीजे हैं, खबरें हैं जहां पर कि आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज सुबह सुबह का एक बड़ा अपडेट पीएमओ ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्वीट आया है कि आज प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि कल का जो एक बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है वैक्सीनेशन का, उस पर कुछ बातचीत हो सकती है। और अब त्योहारी सीजन की भी शुरुआत हो रही है, तो वहां पर भी कुछ सावधानी बरतने के लिए पीएम मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, खुद पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया है। तो 10 बजे इस इवेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इस वक्त संकेत अच्छे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी को अगर देखेंगे तो शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी में करीब 23 अंकों की मजबूती और निकाई में शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 200 अंक ऊपर इस वक्त निकाई कारोबार कर रहा है। एक्सजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए ग्लोबल संकेत कैसे हैं? बिल्कुल मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर आप ग्लोबल संकेत की बात करें या पहले यूएस मार्केट से बात करें, रिजल्ट सीजन वहाँ भी है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नैस्डैक में अच्छी मजबूती देखने को मिली। इनफैक्ट एसएनपी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। कल हमने देखा था कि डाउ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और आज एसएनपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नैस्डैक में करीब 100 अंकों का उछाल है, वहाँ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। टेस्ला ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, जिसके चलते एक अच्छा है आपने शेयर देखा अक्रॉस द इंडाइसेस। लेकिन हाँ, हल्के दबाव के साथ डाउ जोन्स बाद में ज़रूर लाल निशान में बंद हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें, इंडाइसेस के लेवल से अच्छे यहाँ पर क्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ग्लोबल एसेट क्लास की मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें तो वहाँ कई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। ब्रेंट क्रूड में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। अभी फ़िलहाल $85 के करीब है ब्रेंट क्रूड का दाम। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो $94 के नीचे है। बिटकॉइन में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर, मुनाफा वसूली आप इसे कह सकते हैं, लंबी तेज़ी रही है, लगातार तेज़ी बरकरार रही है और अब एक मुनाफा वसूली का वहाँ सेशन देखने को मिला है। एशियन मार्केट से आपने भी बताया जैसे निकाई से अच्छे संकेत आ रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल अभी फ़िलहाल इंडियन मार्केट जो है वो डोमेस्टिक क्यूज़ पे चल रही है। तो देखना होगा, आज का इंटरेस्टिंग होगा सेशन, देखना होगा कि किस तरह का आज प्ले निकल कर आता है। पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी। अमेरिकी बाजार हम देख रहे हैं अच्छे नतीजों के दम पर लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। एसएनपी में लगातार 7वें दिन हमने देखा तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से कंसर्निंग फैक्टर जो है वो ब्रेंट क्रूड का भी है, जो $85 प्रति बैरल के पास कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस और डीआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है, कैश मार्केट में भारी बिकवाली करके गए, करीब 2818 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं विदेशी निवेशक। घरेलू निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 428 करोड़ की, और एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में बेच के गए हैं करीब 1538 करोड़ की बिकवाली कल एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है इंडेक्स फ्यूचर में भी, और कैश मार्केट में भी बिकवाली करके गए हैं। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे देखना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त बाजार के जानकार मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम उलट ही कारोबार कर रहे थे कल। निफ्टी में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखी गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने 40,000 का जो लेवल था वो भी क्रॉस कर लिया और रिकॉर्ड लेवल्स वहाँ पर देखने को मिले। अब जो संकेत मिल रहे हैं उनको भी देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या अपना के चले दोनों ही इंडाइसेस में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल हमने लोअर लेवल पे थोड़ा पुल बैक देखा, लेकिन निफ्टी के लिए मैं अभी भी समझता हूँ कि 18,400 के स्तर जब तक ब्रीच ना हो, आपको एग्रेसिव होकर निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी ने पहले भी पिछले 3-4 दिनों में आउट परफॉर्म किया, एक कंसोलिडेशन हमने देखा। कल एक फ्लैश पैटर्न का ब्रेकआउट कल हमने देखा है, 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया है। मेरा समझना है कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो बस यही करनी है।
पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप 41,000 तक के लेवल्स आपको आने वाले समय में बैंक निफ्टी में देखने को मिले। तो 39,400 के स्टॉप लॉस से 41,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करी है। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए लेवल्स आपको बता दिए गए। इसके अलावा मानस, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेके चले? देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पे व्यू काफी पॉजिटिव है, इसलिए बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक की बात कर लीजिए, लेकिन मेरी जो पसंद है वो आरबीएल बैंक रहेगी। मेरा समझना है कि आरबीएल बैंक अब अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ही ब्रेक करेगा। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल तो हमने 160 के स्तर से देखा, हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे थे। 2 दिनों के करेक्शन के बाद कल फिर से पुल बैक देखने को मिला। तो मेरा समझना है कि इस बार 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 200 रुपए के आसपास है वो ब्रीच होगा और कम से कम 210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी 189 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो तो कल बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, कुछ में ब्रेकआउट देखा, और उनमें से ही एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जहां पर पिछले करीब 4-5 दिनों से हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट 1460 के ऊपर देखने को मिला। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 1575 के स्तर तक। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करिए 1449 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आरबीएल बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आज भी बैंक्स और एनडी स्पेस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आरबीएल बैंक 210 के लेवल्स के लिए आज आप खरीदारी कर सकते हैं। अब चलिए फोकस करते हैं नतीजों पर। ढेर सारे नंबर्स आज आने भी वाले हैं और कल मार्केट बंद होने के बाद भी काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, तो उन पर भी आज हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि उसके दम पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है। और ये पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए एक एक करके कौन कौन से नतीजे आए हैं और कैसे रहे। गुड मॉर्निंग पूजा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बहुत शानदार नतीजे आए थे, रेवेन्यूज इनलाइन थे, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स, आप एबिटा देख लीजिए, पैट देख लीजिए, वो हाईएस्ट एवर आए थे और एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को भी बीट किया था। और रेवेन्यू भी देखे तो हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू देखने मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद हम लोग बात करेंगे 10 एफएनओ स्टॉक्स के, उनके नतीजे आए हैं और वो हम लोग जो है ग्रुप करते हैं गुड, इनलाइन और बैड में। तो सबसे पहले रहेगा टीवीएस मोटर्स, बेहतरीन नंबर्स देखने मिले और जो उनके रेवेन्यूज़ है और पैट है ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर देखने मिले। और एक बहुत, और जो मार्जिन्स है उसमें भी एक टाइप से एक अच्छी बीट मिली थी, एक अच्छी नेगेट की हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस को। आपकी नई एफएनओ एंट्रेंट इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, हाल ही में थोड़ी करेक्शन देखने मिली थी, लेकिन स्टॉक ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और जो मुनाफा है उसमें ऑलमोस्ट 77% का ग्रोथ देखने मिला और अच्छे नतीजे देखने मिले। प्लेटफॉर्म कंपनी है और पावर सेक्टर का जो है जो पॉजिटिविटी रव ऑफ है वो देखने मिला है। इंडियन होटल्स ने भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। यह ज़रूर यह है कि लास्ट ईयर जो था आपका बेस लो था, लेकिन ऑलमोस्ट 184% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा और जो लॉसेज है वो नैरो डाउन हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आगे के ट्रिगर्स हो सकते हैं इंडियन होटल्स के लिए। कंटेनर कॉरपोरेशन ने भी शानदार नतीजे दिए थे और उनके जो है मुनाफे में ऑलमोस्ट 41% का इजाफा हुआ। तो अभी जो हमने 4 एफएनओ स्टॉक्स के बारे में बात की, उनके जो रिजल्ट्स थे गुड या अच्छे नतीजे देखे थे। अब बात करते हैं इनलाइन वाले जो नतीजे हैं आप आए हैं, वो है बायोकॉन। देर रात में इनके नंबर्स आए थे। ओवरऑल जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। सेल्स में सिर्फ 6% का ग्रोथ हुआ है। थोड़ी सी जो है एबिटा में एक सरप्राइज छोटी हल्की सी देखने मिली है, 5% अप है एनालिस्ट एस्टिमेट से। और ओवरऑल जो कहेंगे कि इनके जो जेनरिक सेल्स बिजनेस है उन्होंने जो है स्ट्रेंथ दिया है। उसके अलावा इंडिया मार्ट के बारे में बात करेंगे। इनके सारे जो नतीजे हैं पूरे सपाट आए हैं और ओवरऑल जो है ज़्यादा ग्रोथ दिखा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो लो बेस था लास्ट ईयर का उसको जो है उन्होंने कंप्लीट ज़्यादा नहीं कर पाया है। उसके अलावा फोकस में रहेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इनकी जो प्रीमियम इनकम है उसमें 39% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन पैट जो है ऑलमोस्ट 7% है। और सॉल्वेंसी रेशियोज़ जो कहते हैं एसेट क्वालिटी एक इंश्योरेंस कंपनी की, वो लगभग स्टेबल है। तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। एम्फेसिस भी है जो अनुमान के हिसाब से आईटी में जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो लगभग ऑलमोस्ट 7% होगी और मार्जिन में थोड़ी सी दबाव देखने मिलेगी जो दिखी। तो ये एक टाइप से इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। अब जो है आपके बीएफएसआई स्पेस में बहुत बज़ हो रहा है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं याद रखिए थोड़े वीक आए हैं। तो सबसे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कहेंगे, तो वहाँ पे जो है मुनाफा ऑलमोस्ट 70% घट चुका है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 6% हुआ है। ओवरऑल अगर हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज की अगर मैं बात कहूँ
तो जो है जो इस तिमाही में जो है सितंबर से हाउसिंग सेल्स पिकअप हुए, तो वहाँ से जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक लैग आती है जब आप कोई लोन लेता है बुकिंग के पहले। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अगले तिमाही में दिखेंगे, स्पेशली रियल एस्टेट के आपके रेसिडेंशियल बुकिंग्स के लिए। और कैन फिन होम्स में भी यही है, लोन्स एंड डिसबर्समेंट तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो मुनाफा है वो 3% घटा और नेट इंटरेस्ट इनकम 9% घटा है। अब जो है कैश स्टॉक्स के बारे में भी बता देते हैं। उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है घाटे से मुनाफे में आई और बेहतरीन नंबर्स पोस्ट किए सेल्स के। और आईएफएल सिक्योरिटीज़ जो ब्रोकिंग हाउसेस थे, तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उसमें भी स्ट्रेंथ दिखा। और तानला प्लेटफॉर्म्स आपके सीपैस स्टॉक कंपनी है, उसमें भी 35% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा। तो ओवरऑल ये वाला पिक्चर हम लोग निफ्टी, एफएनओ और कैश के स्टॉक्स का पिक्चर किए हैं नतीजे के ऊपर। पूजा। बिल्कुल, तो देखिए हमने आपको अलग अलग करके बताया। निफ्टी से जेएसडब्ल्यू स्टील के शानदार नंबर्स हैं, वायदा बाजार में टीवीएस मोटर्स के शानदार नंबर्स रहे हैं और बायोकॉन इनलाइन नंबर्स देखने को मिले हैं। और इसके अलावा कैश मार्केट से भी काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं जहां पर कि आज हमारी नज़र रहेगी। तो ढेर सारे नंबर्स हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ खबरें भी आज काफ़ी सारी हैं। शरद बताइए। खबरों में जो है इंडसइंड बैंक फोकस में आ गया है। उन्होंने बोर्ड ने जो एनसीडी से रेज करने के लिए ऑलमोस्ट 2800 करोड़ को जो है जुटाने का जो है परमिशन दे दिया है। विप्रो जो है नेशनल ग्रिड के लिए डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जी और इन्वेस्को में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जी को ईजीएम बुलाने को कहा है जल्द से जल्द। और भारतीय एयरटेल का जो राइट्स इशू है वो कंप्लीट हो गए और ऑलमोस्ट 1.44 टाइम्स जो है गुना सब्सक्राइब हुए हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी फोकस में आए। उनका कैपिटल रेजिंग प्लान का ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का कैपिटल रेजिंग प्लान रहेगा। और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ने भी जो है बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, बोनस शेयर्स का 2:1 रेशियो में रहेगा। और रिलायंस भी रहेगा फोकस में। आज तो नतीजे हैं ही, उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट है कि जो उनके शेयर होल्डर्स है उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि सऊदी अरामको के जो वाइस चेयरमैन हैं यसीर अल रुमैन, उनको जो है बोर्ड में जो है शामिल कर दिया जाएगा। अब टाटा केमिकल में भी खबर है कि टाटा जो ग्रुप है एक्सप्लोर करेगी $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ अपनी यूएस के सोडा ऐश यूनिट को बेचने के लिए है। तो ओवरऑल आप देख ही रहे टाटा ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो ये भी एक टाइप से एक पॉजिटिव न्यूज़ देखा जा सकता है। और आखिर में इंडियन होटल्स रहेगा फोकस में। दो न्यूज़ है, एक तो उनका अप्रूवल हो गया 4000 करोड़ का फंड रेजिंग का, 2000 करोड़ आप राइट्स इशू के लिए ले लीजिए और 2000 करोड़ आप QIP के लिए लीजिए। और उसके अलावा वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ में जो जिंजर होटल्स है, जो बजट होटल्स है, उनमें जो है रफली 40% स्टेक्स लेंगे उनके प्रमोटर यूनिट पे। तो ये सारे जो स्टॉक्स है ये खबरों के दम पे आज रहेंगे हमारे फोकस पर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आज खबरों के दम पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल सकता है, तो इन पर भी आज हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस के भी नंबर्स आज आने वाले हैं, और कैसे रहेंगे नंबर्स ये भी बात कर लेते हैं। और इस पर पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज रिलायंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर। अगर आप देखें तो स्टॉक जो है वो रिजल्ट्स के पहले थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आया था। उसका रीज़न ये है कि रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं और बाजार थोड़ा इस बात की भनक लग गई है बाजारों की, नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं। सिक्वेंशियली अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जियो का बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, उससे मदद मिलेगी। और उनके रिटेल कारोबार में भी ज़बरदस्त उछाल आएगा, क्योंकि हम लोग जो है अनलॉक के तरफ प्रक्रिया हो रही है पूरे देश की, तो उनके रिटेल बिजनेस बहुत दमदार तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पे आपको एक्सपेंशन मिलेगा उसके एबिटा में, और आरपू भी इनके बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक हिस्सा इनका बिजनेस का हो सकता है जो थोड़े प्रेशर में हो, वो है OTC, और वो भी इसलिए क्योंकि पेट्रोकेमिकल एंड ऑफ द बिजनेस थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन या रिफाइनिंग बिजनेस बहुत सॉलिड था। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी दमदार होना चाहिए इस क्वार्टर। सिक्वेंशियली काफ़ी रिबाउंड दिखेगा, लेकिन बुरी खबर यही है कि थोड़ा बाजार को भनक लग गई है। अब वो बाजार के एक्सपेक्टेशंस को कितना आउट परफॉर्म कर पाते हैं ये देखने की बात है, लेकिन इस क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद है रिलायंस से। ओके, तो ये है रिलायंस के नतीजों का अनुमान। बाजार बंद होने के बाद कंपनी आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इस पर आज हमारी नज़र बनी रहेगी।
लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के मौके आज और कहाँ दिख रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की जो राय आई है वो भी आज बैंकिंग स्टॉक्स पर आज काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 780 के लेवल्स यहाँ पर आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा हमने आपको आरबीएल बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट मानस ने पहले ही बता दिया था। तो ये 3 हैं आज के लिए ट्रेडिंग के कॉल्स जहाँ पर कि आज आपको नजर रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट आज के लिए कैसा लग रहा है ये भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया मौजूद है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज से समझना चाहेंगे आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको और रणनीति भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर सोने चांदी की पहले बात करें तो पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद सोने और चांदी में हमने लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आती हुई देखी। डोमेस्टिक मार्केट में भी फिजिकल में भी हमने देखा स्पॉट में बाइंग धीरे धीरे बढ़ रही है। इंटरनेशनल में $1800 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है, वो तोड़ नहीं पा रहा है। बट डिस्पाइट दैट हमने देखा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों में जो गिरावट है इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर गोल्ड में और सिल्वर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। उसी को देखते हुए गोल्ड में आज 47,300 पे दिसंबर वायदा लेना चाहिए। 47,550 से 47,750 तक का लेवल गोल्ड में देखने में मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने देखा बेस मेटल में जी से एक बड़ा उछाल आया है, कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट चांदी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट दिखा रही है। तो 65,000 की चांदी दिसंबर वाइजर लेके चलना चाहिए। 65,600 से 66,200 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं अगर एनर्जी पैक की अगर बात की जाए तो नो डाउट क्रूड में टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट होने के चलते उम्मीद है कि प्राइसेस में थोड़े करेक्शन आए। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैंडेमिक के बाद डिमांड कंटिन्यू इंप्रूव हो रही है। हमने देखा चाइना और यूरोप में जो पावर क्राइसिस देखा है, चाहे हम कोल को लेकर देख रहे हैं चाहे गैस को लेकर, उसका कहीं ना कहीं डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। तो वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी बट क्रूड में 6140 के करीब लेके चलिए नवंबर वायदा, जो 6190 से 6240 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले 10-15 दिन जब तक ओपेक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है आई थिंक क्रूड में एक लेवाली का ही माहौल बना रहेगा जो इंटरनेशनल में 88-89 डॉलर ब्रांड दिखा सकता है। एंड लास्ट में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना ने हमने देखा कि कोल के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस डाले उसके बाद कोल के प्राइसेस में जो गिरावट आई है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बेस मेटल पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया, प्राइसेस में कूल ऑफ किया। बट अभी भी सप्लाई डिस्टर्बेंस कॉपर में, जिंक में, निकल में बने हुए हैं, जिसके चलते हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बेस मेटल के लिए सही रहेगी। कॉपर में आज के लिए 765 पे लेके चलिए, 772 से 778 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक में हमने पहले भी काफी अच्छी रैली देखी, ये रैली कंटिन्यू रहेगी, जो 284 पे लिया जा सकता है 294 के टारगेट के लिए। ओके बहुत बहुत शुक्रिया अजय ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो देखिए गोल्ड सिल्वर खरीदारी की राय वहाँ पर दी जा रही है आपको, लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर है। एनर्जी पैक से क्रूड ऑयल में भी आज खरीदारी की ही राय होगी और बेस मेटल से कॉपर और जिंक यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए अक्टूबर से 20 की। और कॉपर में 772-778 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस और टारगेट सभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये रणनीति आपको सुझा दी गई है, नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से शेयर हैं यही बात कर लेते हैं और शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियन पेंट्स के साथ। कल मार्केट के दौरान ही एशियन पेंट्स के नंबर्स आए थे और उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखिए। यूबीएस ने खरीदारी करने की राय दी है, 3550 के लेवल्स देख रहे हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेवल्स देख रहे हैं 3600 के। और क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 3500 के लक्ष्य के साथ। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है एशियन पेंट्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी रिपोर्ट आई है, शानदार नंबर्स हमने देखा था देखने को मिले। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की जो अपनी रेटिंग है वो बरकरार रखी है, लक्ष्य है 730 रुपये प्रति शेयर का जेएसडब्ल्यू स्टील में देख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स के भी नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद और इस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 464 का। नतीजे तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि महंगे वैल्यूएशंस के कारण अंडरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है। और इसके अलावा आइशर मोटर्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 3000 माफ कीजिएगा। और उसके बाद अलावा आइशर मोटर्स पर जो रिपोर्ट आई है खरीदारी की राय बरकरार रखी है, वॉल्यूम्स में मजबूत रिकवरी का अनुमान है और चिप शॉर्टेज की जो दिक्कत है वो भी कम हुई है। तो आने वाले समय में इसका फायदा आइशर मोटर्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहां पर कि आज ब्रोकरेज हाउस की नज़र है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज से हम देखने कल से इनफैक्ट महाराष्ट्र में 23 अक्टूबर से सिनेमा घर अब दोबारा से खुल जाएंगे
और इसके अलावा एक तरफ लोगों में काफ़ी खुशी भी हो रही है, वहीं सिनेमा घरों के मालिकों में भी काफ़ी जोश है। और इस सिलसिले में हमने पीवीआर के मैनेजमेंट चेयरमैन अजय बिजली से बातचीत की। Ajay, what a stunning property. Tell me all about it. Thank you. I mean, it's been something that I signed in 2003. Oh, okay. But it took a long time for the property to come up. And it was a erstwhile drive-in, which got converted into a mixed-use development. And we were just very keen to do something very, very special for the city of movies. Yeah. Which is, so we call it Maison PVR. It's like a house. It's got a library hall. All the books here are based on movies. We've got a living room, so it gets you, it's like a cinema ghar. So it gives you the feeling of being at home. We've got Everything a loft. under one roof. Under one Anything roof. that you want So from the movie whatever experience. we have learned and experienced in the last 31 years, we said how can we incrementally improve everything and make it more and more experiential. Yeah. Because I think cinemas need to be experiential. After so much that is happening at home, people can put their feet up and watch what they feel like. But when they come out, it has to be a superbly enhanced experience. So that's what the whole idea was, that there should be a wow factor the moment they come in. Yeah. So that's what is behind this So concept. can't wait. Walk me through what the property is like. It looks absolutely stunning. So okay, just for our viewers, we're now walking into Library Hall. What's Library Hall? So Library Hall is inspired by a library, and all the books that you see on top are the spines of all the books based on which movies have been made. So every little artifact that you see in the shelves is based on movies. There's incredible amount of food here, lots of choices which have never been experienced before. There are pods here which people can sit while they're watching the movie. 3 premium auditoriums are there with incredible legroom and seat width, Dolby Atmos. I can't control the content which happens on the screen, but I'm very keen to control the environment outside. So people say, it's a subjective issue whether you like the movie or not. But did you like the experience? Did you say, wow, I'm glad I have stepped out of my home and seen the movie on the big screen? So Ajay, I can't wait to see the theatres. Let's go. I'll show Shall you. we grab a popcorn first? Absolutely. Yeah. Thank you. And that's for you. Oh my God. You can't enter an auditorium without popcorn. Absolutely not. And this popcorn of be PVR that I have missed for almost 2 years. Yeah. Oh, thank you. So this is one of our largest auditoriums, and we have 3 of these, what we call premium auditoriums. And why I was keen for you to see it is because this is what people have been missing, which is the big screen experience. It feels surreal walking And these up are all these steps, seeing the screen. 8 to 9 meter height. Wow. And we've made it very colorful. These are, as you can see, we've never used orange. It's not your usual purple color. Yeah, I just So I noticed wanted, that. every auditorium to be, actually every auditorium is of a different color, and you can see the size of the screen. Now we're walking towards the private viewing room, and let's get a look at These how are the 2 that Lux is. cinemas, which Okay. you've already got a view of. So now we're walking towards the loft. Yeah, right? it's a loft. It's a private screening room, Yeah. which you can book the whole space. And I was keen to theme it around Bond without knowing that Bond, by the time I open the Is cinema, Bond a Bond will be. personal favorite? I'm a big Yeah. Bond fan. And I thought that, I didn't know that it will be coincidental to the new launch of the Bond. Yeah. Plus, obviously, it's a tribute to all the greatest, directors. So all this artwork has been personally handpicked and created. This is the loft, please, after you. Okay, thank you. And